स्टार्ट करें। हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आइए हम लोग किसी कारणवश कल आपका न्यूज़ नहीं जा सका और मैं 6 मार्च 2023 का जो राष्ट्रीय संस्करण में आया हुआ न्यूज़ था मैं उसको पहले आपको लिख दिया हूं कि कौन कौन से न्यूज़ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और साथ में 7 मार्च 2023 का भी न्यूज़ आज मैंने उसको ऐड कर देने का काम किया। तो आपका 6 मार्च और 7 मार्च दोनों का जो न्यूज़ है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी है, हम लोग एक एक करके विश्लेषण करने का काम करेंगे। पहला जो न्यूज़ था आपका, पहला उसमें जो न्यूज़ था 6 मार्च वाला में, पहला श्रम 20 सम्मेलन, ये पहली बार हो रहा है। दूसरा न्यूज़ था, आप मेन पेज जब देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम के बारे में था। तो इसमें काफ़ी टर्मिनोलॉजी जानना होता है। अगर मैं कोशिश करूंगा कि लगभग टर्मिनोलॉजी को क्लियर करने का काम करूंगा। अगला जो न्यूज़ था पूर्व गवर्नर रघुराम राजन साहब आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी का चर्चा किया है कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उसमें आया शब्द है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। यह कई बार यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बिहार में भी प्रश्न पूछे गए हैं। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, देख सकती हैं। एक और है आपका न्यूज था संविधान का विश्लेषण और न्यायपालिका। न्यायपालिका की तरफ से यह डिमांड रखा गया किसी मीटिंग में कि संविधान का विश्लेषण होना चाहिए। संविधान का विश्लेषण क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र को बचाना है, जीवंत बनाना है, तो यह मेंस के दृष्टिकोण से और एसए के दृष्टिकोण से आपके लिए उपयोगी हो जाता है। यूनेस्को का वैश्विक निगरानी रिपोर्ट, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से लैंगिक असमानताएं या एजुकेशनल सेक्सुअल एजुकेशन शिक्षा वैश्विक स्तर पर और भारत स्तर पर न होने से उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह इसमें रिपोर्ट में दिखाई पड़ेगा। यह भी आप इस रिपोर्ट का यूज मेंस के साथ साथ एसए में कर सकते हैं, तो यह भी आपके लिए उपयोगी है। राष्ट्रीय जलमार्ग अभी 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो यहां से रिलेटेड आपको मैप भी देख लेना चाहिए, और मुझे जो जनरल समझ में आ रहा है वो हम आपको बताने का काम करेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग एक और था लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यहाँ पे आर्टिकल से रिलेटेड एक छोटा सा न्यूज था। यह भी आपके काम का न्यूज है एग्जाम के दृष्टिकोण से। भारत बांग्लादेश संबंध में कई प्रकार की समस्याएं हैं। दूसरी, आपका जो शत्रु राष्ट्र चाइना है आपका पड़ोस में, वह हर हालत में चाहता है कि बांग्लादेश में अपना पकड़ को मजबूत करे, और यह जब पकड़ मजबूत होते जाएगी तो निश्चित है कि देश के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए आपको मेंस और इंटरव्यू दोनों के दृष्टिकोण से उपयोगी है, यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरी है। एक और विशेष देखेंगे, खुले समुद्र और जैव विविधता, यह यूपीएससी के दृष्टिकोण से काफी, पीटी के दृष्टिकोण से, मेंस के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी न्यूज है, तो यह भी ध्यान रखने की जरूरी है। एक और न्यूज था जिसका प्रयोग आप एसए में सोसाइटी के दृष्टिकोण से कोई न्यूज लिखे जाते हैं। आज के भारत में कर्नाटक का न्यूज था कि एक नीचे वर्ग का अंतरजातीय विवाह करने के बाद सोसाइटी ने, भारतीय समाज के लोगों ने, बौद्धिक समाज के लोगों ने उस दंपति पर और उनके माता पिता पर 6 लाख का जुर्माना किया है। यह भी आप एग्जाम्पल के स्वरूप में जब आप कोई चीज लिखते रहेंगे तो एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं कि आज भी भारतीय समाज की मानसिकता, ठीक है लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस प्रशासन काम कर रही है या करेगी, लेकिन भारतीय समाज की मानसिकता किस प्रकार का है, किस प्रकार का जग जाहिर होता है, यह अभी आप सभी जगह देख सकते हैं। तो इसका यूज आप क्या कर सकते हैं कि आप जब समाज से रिलेटेड या महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड या फिर फ्रीडम की बात जब करेंगे, स्वतंत्र निर्णय की बात आती है, तो कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 21 के तहत अपने पसंद से किसी भी लड़की के साथ या लड़का के साथ विवाह कर सकता है। वह किसी भी धर्म जाति का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, नेचुरल राइट्स है। तो इस पर समाज में 6 लाख रुपए का जुर्माना एक बहुत बड़ी न्यूज थी। ऐसे देखने के लिए आपको लग रहा होगा कि इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन था भारत की अगर आज भी इस तरह का चीज है तो यह भी आप कोट कर सकते हैं। एक और न्यूज था ब्रह्मोस मिसाइल, यह काफी पहले से न्यूज है, लेकिन अभी आपको इसको भी जानकारी हम देंगे, जो नया जानकारी था, जो न्यू जानकारी है। ब्रह्मोस मिसाइल, ये इतना था आपको। एक और न्यूज था वह मेंस के दृष्टिकोण से उपयोगी था, शायद उसने छूट गया है। यह है भारत की जलवायु नीति।
भारत की जलवायु नीति, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है आपको कि भारत की जलवायु नीति में क्या क्या है। तो यह भी यूपीएससी के लिए दृष्टिकोण से काफी उपयोगी है। भारत की जलवायु नीति, भारत की जलवायु नीति, ये 11 जो महत्वपूर्ण शीर्षक थे न्यूज़पेपर में मैंने निकालने का काम किया और उम्मीद करूंगा कि ये सारे कहीं ना कहीं आपको इससे मेंस राइटिंग और प्री में मदद करेगा। ये इतना न्यूज़ था। आज जब आप लोग न्यूज़पेपर पढ़े होंगे और मूल्यांकन किए होंगे तो आज का जो न्यूज़ था, नीति आयोग और एशियाई विकास बैंक की एक बैठक हुई है, उसको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, भारत फ्रांस सैन्य अभ्यास, यह भी न्यूज आपके लिए उपयोगी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, मैं इसको इसलिए लिखा कि वनडे एग्जाम में आप जब एग्जाम देने जाएंगे, या एग्जाम छोड़िए, ऐसे भी पूर्वी भारत में जो भी स्टेट है हम लोग का फोकस नहीं हो पाता है, आप उसके वहाँ हमारे राज्य का हमारे देश का हिस्सा है, उन राज्यों के जो चुनाव हुआ हाल में वहाँ पे कौन से मुख्यमंत्री बने हैं, कौन से राज्यपाल हैं, इसे भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, यह भी ध्यान रखिएगा। मेगा ट्रॉपिक्स, यह जो है इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसे पुनः वापस मतलब जो हमारा ये सैटेलाइट है उसे बाहर वापस लाने की प्रयास हो रही है, तो यह भी न्यूज में चर्चा था। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र का यह न्यूज है। तो आप इसका भी आप इस न्यूज का प्रयोग कई जगह कर सकते हैं, मेंस लिखने में भी और प्री में भी यूज हो जाएगा। तो इतने सारे न्यूज आपके टोटल 14 से 15 न्यूज आपको आज और कल में मिला के हैं। मैं अब क्या करता हूं कि एक एक न्यूज को ये पहला जो न्यूज है छोटा होगा, लेकिन प्रति व्यक्ति आय वाला जो न्यूज है उसको हम बड़े स्तर में आपको करा देंगे, क्योंकि वहां से कई तरह के प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं। हम लोग देखते हैं पहला न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आइए हम लोग का पहला जो न्यूज है, पहला श्रम सम्मेलन, श्रम 20 सम्मेलन। तो इस तरीके से वनडे एग्जाम और पीसीएस के दृष्टिकोण से उपयोगी हो जाता है। तो याद रखना है कि भारत का पहला श्रम 20 सम्मेलन पंजाब के अमृतसर में होने वाला है। यह 19 से 20 मार्च में होगा। तो सिर्फ आपको कोई पूछे, आपसे पूछा जाए कि इस साल का पहला श्रम 20 सम्मेलन कहाँ हो रहा है, तो आपको एक लाइन में जवाब देना है कि सर यह पंजाब के अमृतसर में होने वाला है या हो चुका है। बस यही ध्यान रखने की जरूरत है। तो यह भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी हो जाएगा। दूसरा जो हमारा मेजर न्यूज है वह प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय एक चैप्टर है, आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, तो इसको क्यों ना एक टर्मिनोलॉजी बेस्ड पढ़ लिया जाए, क्योंकि टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड आपके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीएससी में, यूपीपीसीएस और बिहार में, और अदर एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी होता है। करेंट अफेयर्स था कि प्रति व्यक्ति आय जो मेन पेज पर था, आय में बढ़ोतरी हुई है 2022-23 में। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा दो चीज, उस जब न्यूज को पढ़ेंगे तो एक वर्तमान मूल्य और एक स्थिर मूल्य, ठीक है। वर्तमान मूल्य जो अभी तत्काल चालू में होता है, स्थिर मूल्य आधार वर्ष में मापे जाते हैं। तो आधार वर्ष क्या होता है, देखिए टर्मिनोलॉजी देखते चलिए इकोनॉमिक्स का। वर्तमान मूल्य क्या होगा, स्थिर मूल्य हम बताएंगे आपको। आधार वर्ष प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी आपको डायरेक्ट बेनिफिट से रिलेटेड था, यह भी टर्मिनोलॉजी था। तो यहाँ पे कि यह कब शुरू हुआ और इसका उद्देश्य क्या है, यह भी जान पाएंगे। एक और उसमें टर्मिनोलॉजी था इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन या अपस्फीति क्या होता है, यह भी थोड़ा आपको बता देंगे। तो यहाँ से भी और छोटा सा टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो बना सकते हैं। इसका माप कैसे होता है यह भी जान लेना चाहिए। जीडीपी के बारे में भी आया है, तो जीडीपी भी आपको जानना चाहिए, जीडीपी और उसका माप किस प्रकार से होता है। विकास दर किसे कहते हैं यह भी था आपको। यह सारे टर्मिनोलॉजी उसमें आए हुए हैं, उसको जब आप पढ़ेंगे उस चैप्टर को, तो इतने सारे टर्मिनोलॉजी, और आप देखिए कि कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी नहीं है जिससे कि अभी तक प्रश्न नहीं पूछे गए और नहीं पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए यह काफी उपयोगी हो जाता है। यह चैप्टर मुद्रा और बैंकिंग ऐसे चैप्टर होते हैं जहां यूपीएससी में 4 से 5 प्रश्न प्रत्येक साल पीटी के परीक्षा में अगर आप क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे या उसका मूल्यांकन करेंगे तो पाएंगे कि बैंकिंग और मुद्रा से 4 से 5 प्रश्न प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। तो जो इस बार यूपीएससी दे रहे हैं उनको इस चैप्टर पर फोकस रखना चाहिए। अब हम लोग इसको एक एक करके एक और चीज विकास दर के जीवीए, एक और यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आप लोग लिख लेंगे।
GVA ये क्या होता है? ये सारे टर्मिनोलॉजी क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा तो ये आसानी से आप समझ जाएंगे, हम इतना टर्मिनोलॉजी आपको बताएंगे। अब हमारा जो करेंट अफेयर्स था कि प्रति व्यक्ति आय, तो न्यूज था कि यह जो आंकड़े दिए गए हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किए गए हैं और इसी के आधार पर न्यूज में छपा है, जो आया है न्यूज समाचार कि वर्तमान मूल्य पर भारत के लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में 1,72,000 रुपया हो गया है। अभी पूछिए आपसे कि आपका पर कैपिटा इनकम कितना है 22-23 में, तो आपको बताना है कि सर 1,72,000। ठीक है, यही जो वर्तमान मूल्य पर भी 2014-15 में हम लोग के पास 86,647 रुपया था पर व्यक्ति आय। ठीक है, आप प्रति व्यक्ति आय। अब क्या हुआ कि वर्तमान मूल्य पर हमने लिखा है ठीक इसी तरीके से आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर, यहाँ लिखा हुआ है आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य। तो पूछे कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए जो आधार वर्ष का समय क्या बनाया गया है, तो नया आधार वर्ष आपको 2011-12। यह क्वेश्चन आप जाके बीपीएससी यूपीपीसीएस के क्वेश्चन को देख सकते हैं। बीपीएससी ने भी आधार वर्ष पूछा है, यूपीपीएससी ने भी पूछा है, अदर एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने इसको लिखा कि आधार वर्ष पर आपको हाईलाइट किया कि आधार वर्ष 11-12 के स्थिर मूल्य पर। अब आपको स्थिर मूल्य भी पता होना चाहिए कि स्थिर मूल्य क्या होता है। स्थिर मूल्य हम बताते चलेंगे, टर्मिनोलॉजी लिखा हुआ है। स्थिर मूल्य पर भारत के लोगों का प्रति व्यक्ति आय जो 14-15 में 72,805 थी, वह 35% बढ़ा है। इसमें बढ़ोतरी कितना हुआ? 35% का, और यह बढ़कर 98,118 रुपये हो गए। जो डाटा है आपको यह डाटा दोनों याद रखना चाहिए। एक वर्तमान मूल्य पर पूछे तो 1,72,000, स्थिर मूल्य पर अगर आपको पूछता है तो 98,118 रुपया। यह दो डाटा आपको न्यूज में था, डाटा इतना ही था, और वह बताया है कि किस किस साल में कितना बढ़ोतरी हुआ। ग्राफिक के द्वारा वह बताया है कि भाई किस साल में कितना वो हमें देखने की और याद करने की जरूरत नहीं थी। दो डाटा हमारे काम का था। तीसरा लाइन जो हमने लिखा है कि सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आंकड़े जारी किए जाते हैं, तो यह भी आपको याद रखने की जरूरी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, तीसरा स्टेटमेंट था आपका। चौथा था कि आय का असमान वितरण बढ़ा हुआ है। आय का असमान, प्रति व्यक्ति आय दिखाया जा रहा है, लेकिन यह मत सोच लीजिएगा कि भारत बहुत अच्छे तरीके से सभी व्यक्ति में आय की समानता है, और आय की समानता के लिए आपको पता है कि डीपीएसपी का भी प्रोविजन दिया गया है। तो आप वहां जब आप जोड़ेंगे, लिंक करेंगे, तो वहां से भी कई सारे चीज जुड़ के आ जाएंगे, यह भी ध्यान रखना है। अब उसी में एक टर्मिनोलॉजी था प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यह भी टर्मिनोलॉजी था। इसमें आपको क्योंकि यह इसलिए आया कि इसके आने से, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है, और बढ़ोतरी होने से क्या होता है कि सही जगह पर पहुंच पाया है वो पैसा, तो इसलिए यह चर्चा में था। तो इस अब आपको प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट के बारे में क्या है कि पहले आपको ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1 जनवरी 2013 को। कब से हुआ है भाई? प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2013 से। इसका उद्देश्य क्या था? दूसरा हमने जो काम का लिखा, उद्देश्य था कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें लोगों तक सहायता जो पहुंचाया जाता था, उसमें लीकेज की कई प्रकार की समस्या थी। लीकेज हो जाता था, पैसा सही समय पे व्यक्ति को नहीं मिल पाता था, या लोग बीच में उसको बंदरबाट कर लेते थे। इस कारण से सरकारी योजनाओं की राशि वितरण में पारदर्शिता लाना, ताकि सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि सही लाभार्थियों तक पहुंचे। जिनको लाभ मिलना चाहिए, वीकर सेक्शन को, उन्हें लाभ मिलना चाहिए। इसलिए सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना की शुरुआत 2013 में की थी, 1 जनवरी 2013 को की थी। तो आपको यह भी सीख मिला होगा, कोई पूछ दे आपसे कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना क्या है, तो सीधा जवाब देना है कि इसे भारत सरकार ने 1 जनवरी 2013 को शुरू किया, एक लाइन। दूसरा कि इसका उद्देश्य था कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं और उस योजनाओं में पारदर्शिता लाते हुए उसके लाभ को जो वीकर सेक्शन है, जिनको इस योजना का लाभ मिल रहा है,
वहां तक पहुंचाना। ठीक है, यह आपको ध्यान रखने की जरूरी है। एक लाइन हमने और लिखा कि गोवा प्रति व्यक्ति, भारत में गोवा के लोगों का प्रति व्यक्ति आय क्या है, सर्वाधिक है। वहीं दूसरी तरफ बिहार जो है अंतिम पायदान पे खड़ा है। बिहार जो है आपका अंतिम पायदान पे खड़ा है। तो यह न्यूज आपको इस डायमेंशन में देखना चाहिए, जो करेंट से भी था और करेंट के साथ साथ हमने इसको और भी काम का जो चीज है हमने बताने का काम किया। फिर हम बढ़ते हैं इसके अगले जो इसका टर्मिनोलॉजी है उसको हम बताते चलते हैं। अब जीडी प्रति व्यक्ति आय देख रहे थे, तो कुछ टर्मिनोलॉजी को हमने डिफाइन किया था कि कैसे, क्योंकि देखिए बड़े स्तर पे जीडीपी और भी निकालने आगे बढ़ाने का तरीका होता है, लेकिन जो काम का चीज है मैं आप छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी में आपको समझाते जा रहा हूँ कि आपको यह नॉलेज बढ़ता चला जाए और इस पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे आप आसानी से लगभग कर सकते हैं। हमारा जो अगला टर्मिनोलॉजी था जीडीपी, इसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद या इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। दो चीज, छोटा सा अर्थ है। अब इसे जीडीपी को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, एक प्रचलित मूल्य यानी वर्तमान मूल्य पर, दूसरा अस्थाई मूल्य जिसका आधार वर्ष हमने पीछे ही बताया है कि 2011-12 है। तो जो अब आपसे कोई पूछे कि जीडीपी कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है, तो बताना है कि सर दो तरीके से व्यक्त किया जाता है, एक प्रचलित मूल्य पर और दूसरा अस्थाई मूल्य पर। बात समझ में आ रहा होगा। अब अगला जो हमारा लाइन है कि जब जीडीपी अस्थाई मूल्य पर होता है तो उसमें क्या होता है कि अस्थाई मूल्य जो आधार वर्ष आपका 11-12 का है, इसमें से आधार अस्थाई मूल्य पर होगा। तो ध्यान रखना है कि सर इसमें एक लाइन आपको जवाब देना चाहिए कि सर अगर जीडीपी को हम अस्थाई मूल्य पर से निकालते हैं तो उसमें से जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट होगा यानी मुद्रास्फीति के प्रभाव को हम लोग क्या करते हैं कि घटा दिया जाता है। क्या करते हैं हम लोग? मुद्रास्फीति के प्रभाव को घटा देने का काम करते हैं। तो यह भी लाइन आपको याद रखना चाहिए था। अब आया कि जीडीपी क्या है। इसको सरल तरीके से हमने लिखा है कि किसी देश में एक वर्ष में, किसी भी देश में एक वर्ष में कृषि, उद्योग और सेवाओं में कितनी उत्पादन हुआ, इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, यह जानने के लिए प्रचलित तरीका है। आपको सीधा सरल तरीके से समझना है कि अगर भारत की बात करेंगे तो हमारे देश में एक साल में जीडीपी यह बताने का काम करता है कृषि, उद्योग, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर में एक साल में कितना उत्पादन हुआ, उसकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक सेहत कैसा है, यह जानने का एक प्रचलित तरीका है जीडीपी के माध्यम से। अगर आपको इसको परिभाषा के रूप में बताना है तो सीधा लिखा जाएगा कि किसी देश में निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य यानी रुपए के हिसाब से मूल्य को ही हम लोग क्या कहते हैं कि जीडीपी कहते हैं। यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। अब क्या होता है कि जीडीपी का आकलन करते समय आपको ध्यान रखना है कि सकल मूल्य वर्धन जीवीए में से टैक्स को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है? टैक्स को जोड़ दीजिए और सब्सिडी को घटा देंगे तो जीडीपी मिल जाएगा। ध्यान रखना है कि अगर जीडीपी का आकलन करना है तो आकलन करते समय आपको ध्यान रखना है कि सकल मूल्य वर्धन जीवीए को क्या करना है। जीवीए का मतलब होता है कि अगर कोई मान लिया जाए, ऐसे समझ लिया जाए कि एक कंपनी ब्रेड बनाती है तो ब्रेड का जो इनपुट है उस पर लागत है, लागत आपका 16 रुपया हो। ऐसे समझिए कि कोई कंपनी एक ब्रेड को 20 रुपया में बेचता है तो 20 रुपया में एक कंपनी बेच रही है ब्रेड, तो 16 रुपया उसका इनपुट था और 4 रुपया जो शेष बचा है, वही 4 रुपया जो लाभ हुआ या शेष बचा उसे हम जीवीए कहते हैं। बात समझ में आ रहा होगा। तो हमने कहा कि जीडीपी के आकलन करते समय आपको ध्यान क्या रखना है कि सकल मूल्य वर्धन जीवीए में से आपको टैक्स को जोड़ दीजिए। जोड़ना क्या है भाई? तो ध्यान रखना है कि टैक्स को जोड़ते चलिए और जो सब्सिडी दिया गया है, सब्सिडी को घटा देने के बाद आपको जीडीपी प्राप्त हो जाएगा। तो यह भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछे गए, यह ध्यान रखने की जरूरत है। एक और टर्मिनोलॉजी आया है ग्रोथ रेट, विकास दर। विकास दर, तो विकास दर में क्या है कि जीडीपी जब अस्थाई मूल्यों पर होता है तो उसमें नीचे भी हमने कहा कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को हम लोग घटा दिया जाता है। मुद्रास्फीति के प्रभाव को अस्थाई मूल्य पर कर रहे हैं।
यही वजह है कि जब किसी तिमाही या वर्ष में जीडीपी वृद्धि अस्थायी मूल्य पर व्यक्त की जाती है तो उसे विकास दर कहते हैं। कोई पूछे आपसे कि ग्रोथ रेट क्या है, तो बताना है कि जीडीपी को जब हम अस्थायी मूल्य पर 3 माह पे या वर्ष में जब मापते हैं या व्यक्त करते हैं तो हम उसे विकास दर कहते हैं। क्या कहते हैं कि विकास दर। क्लियर हो गया कि पूछे ग्रोथ रेट क्या है तो सीधा जवाब देना है कि सर तिमाही या वार्षिक स्तर पर जब जीडीपी को अस्थायी मूल्य पर मापते हैं तो वही हमें विकास दर बताता है कि हमारे देश का विकास दर या ग्रोथ रेट किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यह आपको टर्मिनोलॉजी था। अगला जो हमने टर्मिनोलॉजी निर्धारित किया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आवश्यक है वह है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ऐसे जीडीपी वो और भी इसको आगे विस्तृत करके बताया जा सकता था, लेकिन हमने कहा कि इतना काम की चीज है आपको जानना चाहिए जिससे कि एग्जाम की दृष्टि से क्लियर होते चला जाए। इन्फ्लेशन से रिलेटेड भी इसमें था टर्मिनोलॉजी, तो आपको थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ये चैप्टर आपको इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा पढ़ने के लिए, लेकिन लिंक करके पढ़ने से क्या होगा कि आपका नॉलेज धीरे धीरे क्या होगा, काम के जितना जरूरी होगा उतना बढ़ेगा। सब कुछ जानना कोई जरूरी नहीं होता एग्जाम के दृष्टिकोण से, जितना काम का उतना जान लिया जाए। एट ए टाइम आप तो इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, लेकिन आपसे मुद्रास्फीति के बारे में पूछा जाए तो फिर आपको दिक्कत होने लगता है। तो मुद्रास्फीति का मतलब है कि इसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य घटता है। सीधा समझिएगा कि आम है और रुपया है, आम है रुपया है, तो इसमें क्या होगा कि वस्तु का मूल्य बढ़ गया और मुद्रा का जो वैल्यू है, ठीक है, वह मूल्य गिरने लगता है। पहला, अब आपको मुद्रास्फीति में क्लियर कट होना चाहिए कि वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोतरी होगी और मुद्रा का मूल्य में गिरावट होगा। पहला लाइन आपको याद रखना चाहिए। जो स्टेटमेंट अगर पूछा गया तो इस तरीके से पूछे जाते हैं। दूसरा, कि जब देश में वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में मनी सर्कुलेशन में तीव्र वृद्धि होती है तो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसको ऐसे समझिए कि जिस तुलना में वस्तु और सेवा जो हम लोग उत्पादन करते हैं, मतलब प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर या तृतीय सेक्टर में जितना बढ़ोतरी होना चाहिए उससे अधिक आपका मनी सर्कुलेट कर रहा है। अब जब इस प्रकार की मनी सर्कुलेट करेगा तो मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन का स्थिति उत्पन्न हो जाता है। ये दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा हमने लिखा कि 2 प्रकार के होते हैं, मांग प्रेरित यानी कि डिमांड पुल और लागत प्रेरित कॉस्ट पुश। 2 प्रकार के, आपको 2 प्रकार से इसको डिवीजन किया जाता है। तो मांग प्रेरित में क्या होता है मुद्रास्फीति के केस में कि चालू कीमत पर पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होगा। मांग यहां बढ़ा हुआ होता है। मान लिया जाए कि अगर 5 मोबाइल बन रहा है और डिमांड 10 का हो जाएगा तो निश्चित है कि क्या होगा कि प्राइस उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि उत्पादन नहीं हो रहा है और मांग बढ़ रहा है। तो चालू कीमत पर पूर्ति की तुलना में मांग का बढ़ना। दूसरा, मांग प्रेरित में क्या होता है कि जिस अनुपात में मुद्रा की पूर्ति बढ़ी, जिस अनुपात में मुद्रा की जो पूर्ति बढ़ गई है उस अनुपात में उत्पादन में, प्रोडक्शन में वृद्धि नहीं होता है। एक तरीके से मान लिया जाए कि अगर मुद्रा 5000 आ गया है तो 5000 के हिसाब से उत्पादन नहीं बढ़ा, तो यह आपको मांग प्रेरित है। दूसरा, लागत प्रेरित कॉस्ट पुश। लागत में वृद्धि होने से क्या होता है कि कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है। तो यह 2 प्रकार से, मांग प्रेरित और लागत प्रेरित, 2 प्रकार के मुद्रास्फीति होता है। अगला जो हमने लाइन लिखा है कि विकासशील देशों के लिए जो हल्की मुद्रास्फीति आवश्यक है वह उसके लिए टॉनिक, अर्थव्यवस्था के लिए टॉनिक का काम करता है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें उत्पादक को क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा जब मूल्य में बढ़ोतरी होती है तो उत्पादक क्या करते हैं कि उत्पादन को बढ़ाने लगते हैं और अत्यधिक उत्पादन या लाभ कमाने के चाहत में जैसे ही उत्पादन बढ़ाएंगे तो उनको अलग अलग क्षेत्रों के श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसलिए इस प्रकार के अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है मुद्रास्फीति तो उसमें क्या होगा कि रोजगार में बढ़ोतरी होगा, और जब रोजगार में वृद्धि होगा तो निश्चित है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह उपयोगी साबित हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा, बेरोजगार नहीं रहेंगे, और जब लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था ठीक से चलना शुरू कर देगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई पूछे कि मुद्रास्फीति
थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो देश के लिए उपयोगी है या नहीं है, तो बताना है कि ये हमारे देश में हितकारी है, हमारे लिए उपयोगी है। क्योंकि उत्पादक क्या करेंगे, उत्पादन को बढ़ाएंगे, और जब उत्पादन को बढ़ाएंगे तो निश्चित है कि क्या होगा कि रोजगार में बढ़ोतरी होगा, और रोजगार जब बढ़ेगा तो निश्चित है कि हम सब जो भी व्यक्ति बेरोजगार बैठा है उसके लिए वह काफी उपयोगी साबित हो जाएगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। एक और यहाँ पे हमने कहा मुद्रा संकुचन या अपस्फीति, या कि मुद्रा, एक तो मुद्रास्फीति हो गया, दूसरा मुद्रा संकुचन। क्या भाई, तो संकुचन में क्या होता है कि मुद्रा की वृद्धि दर उत्पादन की वृद्धि दर से कम हो जाता है। यहाँ उत्पादन अधिक हो रहा है, यहाँ क्या होगा कि उत्पादन अधिक होगा, अब मुद्रा जितना उत्पादन जिस रूप में बढ़ा उस हिसाब से मुद्रा की वृद्धि नहीं हो पाई, एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, और दूसरी तरफ वस्तुओं के मूल्य कम होने लगते हैं। वस्तुओं के मूल्य क्या होते हैं, कम होने लगते हैं। तो मुद्रा संकुचन के प्रभाव का जब आकलन करेंगे तो इसमें क्या होगा कि अति उत्पादन होगा, उत्पादन तो अधिक होगा, लेकिन मार्केट में क्या होता है, मुद्रा की पूर्ति कम होने से क्रय शक्ति कम हो जाएगा, और जब क्रय शक्ति कम होगा तो कोई भी उत्पादन किया गया वस्तु का मांग नहीं होगा, तो निश्चित है कि धीरे धीरे बाजार में मंदी की स्थिति आ जाएगी, उद्योग धंधा बंद होने लगेगा और बेरोजगारी में वृद्धि हो जाएगी। तो आपको मुद्रा संकुचन को भी थोड़ा इस डायमेंशन में जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको मुद्रा संकुचन से पूछे जाते हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ता है। खासकर आप देखेंगे यूपीएससी का क्वेश्चन, ये हाईलाइटेड क्वेश्चन होता है इस चैप्टर से, यूपी पीसीएस भी पूछ लेता है, बिहार भी पूछे गए हैं और वनडे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब है कि इसका माप कैसे होता है मुद्रास्फीति का, तो कीमत निर्देशांक के द्वारा होता है, कीमत निर्देशांक के द्वारा है। मैं अभी इतना ही बता रहा हूं क्योंकि अब इसको खोलूंगा तो क्लास धीरे धीरे क्या होता है कि लंबा होते चला जाता है। तो आप इतना ही जानिए कि एक लाइन का कि माप मुद्रास्फीति का माप कीमत निर्देशांक के द्वारा होता है, बस इतना आपको याद रखने की जरूरत है। हम लोग चलते हैं अब अगले। हम लोग का जो नेक्स्ट न्यूज है 6 मार्च का, एक कोलकाता नाम से चर्चा में आया। ऐसे सीधा समझिए कि यह पूछ दे कि कोलकाता क्या है भाई, तो यह विध्वंसक युद्धपोत है, यह जो है विध्वंसक युद्धपोत है, और इसी पोत से क्या हुआ है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अभी लेटेस्ट न्यूज में चर्चा था। एक पहला स्टेटमेंट, इस युद्धपोत जो आपका विध्वंसक युद्धपोत है, ऐसे ब्रैकेट में लिख भी लीजिए कोलकाता युद्धपोत लिख दीजिए यहाँ पे, ऐसे याद रहेगा। कोलकाता क्या है, तो यह विध्वंसक युद्धपोत है। इसी युद्धपोत से क्या हुआ है कि अरब सागर में आपको ब्रह्मोस का सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। पहला स्टेटमेंट है। फिर ब्रह्मोस जो है भारत और रूस का एक संयुक्त मिसाइल परियोजना है, यह भी दूसरा स्टेटमेंट आपका था। तीसरा, भारत ने हाल में क्या किया है कि फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति के लिए समझौता किया है या सौदा किया है, वह सौदा 37.5 करोड़ डॉलर का होगा। यह डाटा आपको नहीं है, बस 3 स्टेटमेंट याद रखना है कि कोलकाता क्या है। अगर लिख दे कि आईएनएस या युद्धपोत कोलकाता का घटना से रिलेटेड, तो आप बता सकते हैं, या सीधे कोलकाता है ऐसे भी दे सकता है छोटे एग्जाम में, तो बताना है कि यह विध्वंसक युद्धपोत है जिस पर ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। पहला, ब्रह्मोस जो है भारत और रूस का संयुक्त परियोजना है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट आपको याद रखना चाहिए कि फिलीपींस के साथ भारत सरकार ने क्या किया है, ब्रह्मोस बेचने के लिए सौदा किया है, और सौदा 37.5 करोड़ डॉलर का था। तो ये 3 स्टेटमेंट। दूसरा जो हमारा तीसरा जो न्यूज है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू विकास दर इसे कहते हैं, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ यानी हिंदू विकास दर, यह भी चर्चा में था। और चर्चा का मूल विषय था कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन साहब ने कहा कि जो अभी तत्काल जो स्थिति है, देश का विकास दर ठीक स्थिति में नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी निजी क्षेत्र में निवेश की कमी हो रही है, पहला। दूसरा कि ऊंची ब्याज दर और वैश्विक वृद्धि दर में कमी के चलते भारत कहां पहुंच गया है, तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के करीब पहुंच गया है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के करीब पहुंच गया। एक टर्मिनोलॉजी आया कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है भाई, इतने बड़े आरबीआई के गवर्नर, पूर्व गवर्नर साहब जब इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो कोई तो बात होगा। अब हुआ कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ या हिंदू विकास दर क्या है, तो आपको सीधा जवाब आना चाहिए कि सर, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था राधा कृष्ण सर ने क्या किया कि 1978 में
इस टर्मिनोलॉजी को देने का काम किया। पहला तो हो गया कि यह देने वाले व्यक्ति अर्थशास्त्री है राधा कृष्ण। दूसरा कि 1950 से लेकर 1980 के बीच में जो भारत की विकास दर था करीब करीब 4% के आसपास में, औसत 4% के आसपास में था। इसी विकास दर को राधा कृष्ण साहब ने कहा कि यह हिंदू विकास दर है। तो याद रखना है कि कोई पूछ दे या आपके एग्जाम में पूछे कि हिंदू विकास दर क्या है, तो सीधा कहना है कि अर्थव्यवस्था के विकास से रिलेटेड यह बातचीत कहा जा रहा है। धीमी वृद्धि हुई थी अर्थव्यवस्था में, धीमी वृद्धि दर थी, वह काफी स्लो मोशन में बढ़ रही थी। इस कारण से इस सब को, तो इसका जोड़ने का लिंक क्या है कि आपको दिखाई पड़ेगा कि जो जनसंख्या है, जिस तरीके से हिंदुओं का जनसंख्या वृद्धि बहुत स्लो मोशन में बढ़ रही थी, बात समझ आ रहा होगा, वो इस कारण से इस टर्मिनोलॉजी को अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से गढ़ने का काम किया। तो रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को भी याद रखना चाहिए। कोई कभी भी पूछे कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, तो सीधा जवाब आपको देंगे कि 1950 से 80 के बीच में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत धीमे गति से बढ़ रही थी। इस कारण ही 1978 में हमारे एक अर्थशास्त्री थे राधा कृष्णन ने इस शब्द को गढ़ने का काम किया है। वह सेम अभी चर्चा में था, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगला एक न्यूज था, इसी से लिंक था, क्योंकि उन्होंने टैक्स हेवन देश मॉरिशस का चर्चा किया था रघुराम राजन साहब ने। तो एक टर्मिनोलॉजी आपको मैंने दिखाई पड़ा, टैक्स हेवन। तो टैक्स हेवन क्या होता है? टैक्स हेवन क्या होता है, तो सीधा आपको जवाब देना है कि वैसा देश जो किसी भी दूसरे देश के निवेशकों के ऊपर टैक्स नहीं लगाता है या बहुत कम मात्रा में टैक्स लगाने का काम करता है। इसलिए वैसे निवेशक जिनके पास पैसा होता है या पूंजीपति क्या करते हैं कि उस देश में अपना पूंजी लगाते हैं और लाभ कमाने के दृष्टिकोण से लाभ उनको अधिक से अधिक मिलता है, क्योंकि टैक्स वहां देना नहीं होता है। इसलिए टैक्स हेवन देश पूछे तो सीधा जवाब देना है कि वैसा देश, पहला लाइन, जो निवेशकों के ऊपर टैक्स नहीं लेता है या नगण्य मात्रा में लगाने का काम करता है। एक, जिससे निवेशक को सुरक्षा मिलता है और वो अपना पूंजी लगाने का काम करता है। दूसरा काम तीसरी जानकारी आप देंगे कि जो टैक्स हेवन देश, मतलब टैक्स लगाने वाले के लिए स्वर्ग, वह स्वर्ग जैसा होता है। तीसरा आपको जानकारी देना चाहिए इसमें कि यह क्या करते हैं कि टैक्स के क्षेत्र में किसी प्रकार का पारदर्शिता इनके पास नहीं होता है। चौथा कि कोई भी वित्तीय जानकारी उस कंपनी के बारे में ये लोग देने के लिए इस प्रकार के देश तैयार नहीं होते हैं। तो अभी रघुराम राजन साहब ने स्टेटमेंट दिया कि अदानी समूह के जो पैसा वहां लगे हुए हैं उस पर जांच पड़ताल क्यों नहीं हो रहा है। इसी पर यह टर्मिनोलॉजी आया था, टैक्स हेवन देश। तो आपको यह भी टर्मिनोलॉजी याद हो गया और आप सीख लेंगे कि टैक्स हेवन देश किसे कहते हैं या कौन से देश है। तो मॉरिशस भी रख सकते हैं, मॉरिशस से रिलेटेड चर्चा था। तो इतना आपको डाटा हमने अभी उपलब्ध कराने का काम किया है। अगला हमारा न्यूज है, हम अगले न्यूज की तरफ चलते हैं, संविधान के अनुच्छेद 93 की तरफ। आइए हम लोग का अगला छोटा छोटा न्यूज है हम उसको देखते चलते हैं। वह न्यूज था संविधान के अनुच्छेद 93 पर चर्चा हुआ था। तो आप जब अनुच्छेद 93 को पढ़ेंगे या पढ़ेंगी तो इसमें लिखा हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चर्चा होगा। इस संदर्भ में कहता है यह अनुच्छेद 93 कि 2 सदस्यों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी। ठीक है, उपाध्यक्ष का पद मुख्य विपक्षी दल को मिलेगा। यह न्यूज में क्यों आया, कारण क्या है? 93 जब भी आपसे बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चर्चा है। बस सीधे इतना याद रखिएगा, या डाटा आपके काम क्या आएगा कि 2019 से ही इसके उपाध्यक्ष का पद खाली है। यहां पे जोड़ लीजिएगा कि 2019 से ही उपाध्यक्ष का पद खाली है, इसलिए चर्चा में था। कारण क्या है कि अब 93, बस सिर्फ आपको एक डाटा आपका 93 था, बस 93 को याद रखना है। अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चर्चा आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा था न्यूज नंबर 5, मेंस के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी था, चर्चा था, स्वतंत्र न्यायपालिका एक जीवंत लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण, शीर्षक ही था। आप इस पर इससे भी लिख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, कर सकती हैं, क्योंकि देखिए लिखा हुआ है स्वतंत्र न्यायपालिका एक जीवंत लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण। अब मैंने क्या किया, इसी शीर्षक पे 2 चीज बनाया।
आप एक एस्से के दृष्टिकोण से आप इसको अभ्यास करिए। दूसरा जो मेंस के जीएस के पॉइंट से पेपर 2 के दृष्टिकोण से जीएस में, बिहार में भी जीएस 2 में ही न्यायपालिका से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, यूपीएससी में भी जीएस 2 में होता है, यूपीपीसीएस में भी 2 में होता है। तो आपको मैंने क्वेश्चन बनाया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह कार्य करती है। स्टेटमेंट है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह कार्य करती है। इस कथन को ध्यान में रखकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लाभ तथा उसकी सीमाओं को बताइए कि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है तो उसका क्या क्या लाभ हो सकते हैं, लेकिन अगर पूरे रूप से स्वतंत्र हो जाएगी, उनका जो एक फाउंडेशन बना हुआ है, तीनों में जो लकीर खींचा गया है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तो इसका प्रभाव क्या हो सकता है, इसके बारे में इसकी सीमा को भी बताइए। एक आपका ये क्वेश्चन था, अभ्यास कर लेंगे आप लोग और उम्मीद है कि कर भी रहे होंगे। हमारा अगला जो न्यूज था पीटी के दृष्टिकोण से नहीं था, मेंस के दृष्टिकोण से था, भारत बांग्लादेश संबंध। तो हमने क्वेश्चन बनाया कि भारत बांग्लादेश के बीच महत्वपूर्ण संबंधों या मैत्रीपूर्ण संबंधों के बाद, महत्वपूर्ण संबंध भी हो सकता है, मैत्रीपूर्ण संबंध हो सकता है, महत्वपूर्ण संबंधों के बाद भी कई प्रकार की समस्याएं हैं जिसकी समाधान आवश्यक है। टिप्पणी करें 15 नंबर के, अगर इन महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो बगल में चाइना उस पर अपना निवेश कर रहा है और आपके पड़ोस तक आ जाएगा और कई प्रकार की समस्याएं क्रिएट करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप 15 नंबर पर आप क्या करें, अभ्यास करें। यहाँ पे मैंने 15 नंबर भी लिखा है, 12 नंबर भी लिखा है, 38 नंबर भी लिखा है। आप तीनों डायमेंशन से इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। 38 नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे बड़े स्तर पे लिखिएगा न्यायपालिका वाला, 12 नंबर टू दी पॉइंट बात करना है, 15 नंबर तो टू दी पॉइंट बात करना है। इस तरीके से अभ्यास करते चलेंगे तो पीटी कम मेंस दोनों आपका अभ्यास और रिवीजन और प्रैक्टिस, यही इतना ही करते चलेंगे तो काम होते चला जाएगा। हमारा न्यूज नंबर 7 था प्रयाग हल्दिया जलमार्ग, यह चर्चा में था। तो आपको इसे राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 कहा जाता है। एक पहला स्टेटमेंट है, कोई पूछे कि प्रयाग हल्दिया जलमार्ग न्यूज में चर्चा में क्यों था, तो सीधा जवाब देना है कि सर यह जलमार्ग को डेवलप किया जा रहा है, ऐसे 30 और नदी जलमार्ग की पहचान की गई है जो ट्रांसपोर्टेशन के दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी साबित होगा। तो पहला कि प्रयाग हल्दिया जलमार्ग यह राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहा जाता है, पहला। दूसरा, हमारे पास टोटल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है, यह भी डाटा याद रखिएगा। तीसरा कि अभी हम लोग गंगा विलास का चर्चा न्यूज में काफी में था, तो दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास है। यह 3 स्टेटमेंट आपको राष्ट्रीय जलमार्ग से रिलेटेड, जो अभी जो गंगा विलास रिवर क्रूज की शुरुआत हुई थी वो डिब्रूगढ़ में जाके क्या हुआ है कि उसका समापन हो गया, उस कार्यक्रम को कंप्लीट किया गया है पर्यटन के दृष्टिकोण से। तो यह प्रयाग हल्दिया जलमार्ग से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट आप लिख के रख लेंगे और इसको थोड़ा जब रिवीजन मोड में आएगा तो रिवीजन भी करते रहना है, अपने दोस्तों के साथ चर्चा भी कर लेना है कि भाई क्या क्या न्यूज था। अगला जो हमारा न्यूज है, आप इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, न्यूज नंबर 8, खुले समुद्र में जैव विविधता, खुले समुद्र में जैव विविधता। अब इस न्यूज को जब आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो यह क्या है, यूनाइटेड नेशन के सदस्य देशों ने क्या किया है कि खुले समुद्र में जैव विविधता के रक्षा के लिए संधि पर सहमत हो गए हैं कि खुले समुद्र में जो जैव विविधता है उसको कैसे बचाया जाए, नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा कि बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो जाएगी जो मानव जीवन के लिए काफी नुकसानदायक साबित होगा। इसलिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देश ने क्या किया है कि खुले समुद्र में जो जैव विविधता है उसे बचाने के लिए लोग तैयार हो गए हैं कि संधि हम लोग करते हैं और उसी संधि को क्या करेंगे कि वैश्विक स्तर पर फॉलो करने का काम करेंगे। पहला स्टेटमेंट, यह जो संधि होगा वर्ष 2030 लिखा हुआ है, 2030 तक विश्व के 30% महासागरीय क्षेत्रों के संरक्षण पर यूएनओ जैव विविधता सम्मेलन के संकल्प को क्रियान्वयन करने के लिए जरूरी है। अगर 2030 तक
टारगेट है कि 2030 तक क्या करना है कि महासागरीय जैव विविधता जो संरक्षण करना है उनके लिए एक संकल्प है। अगर यह संकल्प को लागू कराना है तो इसके लिए संधि पर सहमति आवश्यक है। दूसरा स्टेटमेंट। एक तीसरा स्टेटमेंट है कि समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि वर्ष 1994 लागू हुई है। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कानून कब से लागू है तो भाई 1994 से। इसमें समुद्री संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें क्या किया गया है, अब हम लोग देखते हैं कि कानून जो है 94 का संयुक्त राष्ट्र संघ समुद्री कानून, उसमें समुद्री संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। हम लोग समुद्री नीति से रिलेटेड जैव विविधता संरक्षण के जो न्यूज पढ़ रहे थे तो उसी का शेष न्यूज था कि समुद्री संसाधनों का वर्गीकरण संयुक्त राष्ट्र संघ कानून 1994 के अनुसार क्या किया गया है। तो उसने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ कानून के द्वारा 4 हिस्से को पहचान किया गया है समुद्री क्षेत्र के लिए। तो पहला आंतरिक जल, तो आंतरिक जल उसे कहते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ समुद्री संसाधनों का जो वर्गीकरण करता है उसमें 4 भाग बताया है। और 4 भागों में पहला है कि आंतरिक जल किसी देश की भूमि के किनारे पर होता है। मान लिया जाए कि भारत है तो आंतरिक जल पूछ दे तो यहाँ पे कि किसी देश की भूमि के किनारे पर स्थित होता है, इसे हम आंतरिक जल के रूप में विभाजित किया है। दूसरा है प्रादेशिक सागर। प्रादेशिक सागर, यहाँ से कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है, स्टेट पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है। प्रादेशिक सागर का मतलब होता है 12 समुद्री मील की दूरी तक, 12 समुद्री मील नॉटिकल मील की दूरी तक के क्षेत्र को प्रादेशिक सागर बोला गया है। यह किसी देश की संप्रभु क्षेत्र है। यह दूसरा लाइन है, इसमें ध्यान रखने की जरूरी है। इसमें क्या है कि आप अगर प्रादेशिक सागर में कोई दूसरा देश, मान लिया जाए कि भारत के प्रादेशिक क्षेत्र में, प्रादेशिक सागर के क्षेत्र में आपको चाइना को सैन्य या असैन्य जलयानों को लेके आना है तो उसके लिए कुछ शर्त निर्धारित किया गया है। तो यही हमने लिखा है, विदेशी सैन्य या असैन्य जलयानों को कुछ शर्तों के तहत प्रवेश की अनुमति है। यह आपको प्रादेशिक सागर, तो यह भी याद रखिएगा। तीसरा होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, EEZE, इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZE। इसमें क्या होता है, किसी देश के 200 नॉटिकल मील तक फैला हुआ एरिया को हम लोग अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। यह पहला स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें तटीय देशों को प्राकृतिक संसाधन, जो तटीय देश होते हैं, इस क्षेत्र तक 200 नॉटिकल मील के दूरी तक क्या होगा कि वह देश प्राकृतिक संसाधनों को खोज कर सकता है, दोहन कर सकता है, संरक्षण कर सकता है और प्रबंधन कर सकता है। क्योंकि 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र का जो एरिया होता है उस देश का, उस तटीय देश का संप्रभु क्षेत्र होता है, संप्रभु अधिकार में आता है। तो यह भी आपको याद रखना चाहिए। चौथा जो होता है समुद्र क्षेत्र या खुला होता है, समुद्र क्षेत्र होता है। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जल क्षेत्रों में महासागर का 95% हिस्सा आता है। और यह जो क्षेत्र है यह आपको समुद्र क्षेत्र या खुला हुआ क्षेत्र, इसमें प्राकृतिक संसाधनों का भरमार होता है। इसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अब आने वाला समय में इस क्षेत्र पर जिसका वर्चस्व नियंत्रण हो जाएगा वह मालामाल हो जाएगा। तो यह आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों को इस क्षेत्र में कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए एक संधि होने की आवश्यकता है। इस पर चर्चा हुआ। आप एक लाइन और इससे जुड़ा हुआ मैंने लिखा, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार जितनी भी समुद्र की प्रजातियां हैं वह उसमें टोटल 100% मान के चला जाए तो उसके 10% विलुप्त होने की खतरा की स्थिति मंडरा रहा है, वह कभी भी विलुप्त हो जाएगी। इसलिए यह कानून यह संधि अगर सक्सेस हो जाता है तो दुनिया के सभी देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं वह क्या करेंगे, समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण और सुरक्षित करने का कार्य करेंगे। यह आपका इतना न्यूज था। एक और लास्ट न्यूज था भारत की जलवायु नीति।
भारत की जलवायु नीति, तो भारत के जो जलवायु नीति है वह आपको ऊर्जा कुशलता पर बल दिया जा रहा है, ताकि अगर हम गैर जीवाश्म ईंधन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग को रिन्यूएबल एनर्जी पर बल देते हुए, इसका टारगेट है कि 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से हम क्या करेंगे कि एनर्जी को बनाएंगे और बिजली उत्पादन करेंगे। उसका टारगेट है कि 500 गीगावाट तक ले जाना, जिससे कि स्वच्छ ऊर्जा अगर मिलेगा तो स्वच्छ ऊर्जा ही देश को आगे बल देगा, और बल देने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन कम होगा। और जब कार्बन उत्सर्जन कम होगा तो निश्चित है कि हम लोग स्वस्थ भारत के साथ साथ हम लोग स्वस्थ होंगे और समृद्ध रहेंगे और इस पृथ्वी को संरक्षित रखेंगे। जब यह पृथ्वी हमारी संरक्षित और सुरक्षित रहेगी तो मानव संसाधन या मानव जो अनमोल प्रकृति का अनमोल देन है वो हमेशा के लिए सुरक्षित और संरक्षित रहेगा। अन्यथा धीरे धीरे क्या होगा कि कई प्रकार की चैलेंजेज आ जाएगी, और वह चैलेंजेज मानव समुदाय को कई प्रकार की समस्याएं के साथ जीने पर मजबूर करेगा। इसलिए हम लोग भारत का है कि जलवायु नीति बेहतर हो, और इससे हम क्या करेंगे कि अपनी अर्थव्यवस्था और अपने लोगों को बेहतर जीवन देने का प्रयास करेंगे। ये था हमारा न्यूज। अब हम लोग न्यूज जातीय विवाह को लेकर, कर्नाटक में क्या हुआ कि अंतर्जातीय विवाह को लेकर दो दंपति के माता पिता को वहां के समाज के लोगों ने 6 लाख रुपया फाइन किया है और 6 लाख रुपया जुर्माना देना। अब सोचिए कि आज के दौर में दुनिया चांद पर जा रही है, कितना आगे बढ़ रहा है दुनिया, और हमारा समाज आज भी कई मुद्दे पे लेके परंपरागत विचारधारा से जकड़े हुए हैं। तो आप उसको यूज कर सकते हैं कि कर्नाटक की एक न्यूज थी, तो यह भी मानसिकता दर्शाता है कि किस तरीके से हम अपने जटिलता को पकड़े हुए हैं। आगे चल के पुलिस प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई करते हुए उस समस्या का समाधान करने का काम किया है, और इस तरह के लोग जो इस गतिविधियों में संलिप्त थे उन्हें पनिश देने का या फिर उन पर कानूनी प्रक्रिया चलाने का काम किया है। तो यह भी एक न्यूज था छोटा सा, मैंने आपको एस्से के लिए मैंने कहा कि अगर आप इस डाटा को रखेंगे तो आप यूज कर सकते हैं। अब हमारा न्यूज आज का जो न्यूज है बहुत ज्यादा न्यूज नहीं था, लेकिन काम के जो न्यूज है हमने आपको लिख दिया है। हम लोग देखते हैं 4 न्यूज है हमारे आज का 7 मार्च 2023 का स्टार्ट है ना। ये पहला जो हमारा न्यूज है कि नीति आयोग और एशियाई विकास बैंक, तो हमने लिखा कि नीति आयोग ने क्या किया है कि एशियाई विकास बैंक के साथ मिलकर जल सुरक्षा को मजबूत करने और जोखिम को कम करने के तरीका पर क्या किया है कि जल सुरक्षा कितना जरूरी है इसको लेकर ब्रिज ओवर ट्रबल्ड वाटर्स शीर्षक पर चर्चा की। यह आपको स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि यह चर्चा किसके साथ हुआ था, तो ब्रिज ओवर ट्रबल्ड वाटर्स, यह चर्चा एशियाई विकास बैंक के साथ नीति आयोग के द्वारा के। पहला स्टेटमेंट कंप्लीट है। दूसरा स्टेटमेंट आप जानकारी ट्रेडिशन से और आपको कहीं भी मिल जाएगा किसी भी किताब में कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है, यह भी स्टेटमेंट याद रखिएगा। तीसरा कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। बस इतना ही आपको एक डाटा था जो काम का था, इतना याद रखने की जरूरत है। एक और न्यूज था आपका फ्रीजेक्स 2023। फ्रीजेक्स 2023, तो आपको इसके बारे में इतना जानकारी दे रहा हूं कि भारतीय थल सेना और फ्रांस की सेना के बीच यह फ्रीजेक्स 2023 सैन्य अभ्यास होगा और केरल में होगा, तिरुवनंतपुरम में होगा। तो इतना याद रखिएगा कि कोई पूछे कि फ्रीजेक्स 2023 क्या है तो आपको बताना है कि यह फ्रांस और भारत के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। या पूछ देगा कि यह किस किस देश के बीच में हुआ है, तो यह भी बताना है संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में कि यह फ्रीजेक्स फ्रांस और भारत के बीच में सैन्य अभ्यास। बस इतना ही, एक छोटा सा डाटा था। एक और छोटा सा डाटा अभी न्यूज में चल रहा है, त्रिपुरा के सीएम। तो क्या होगा कि कई बार आप एग्जाम में जाते हैं तो छोटे चीजों पर ध्यान हम लोग नहीं देखते हैं, तो पूछ देगा कि त्रिपुरा के सीएम, नए सीएम का क्या नाम है। ऐसे पहले से ही थे, पिछले अभी कार्यकाल उनको कंटिन्यू किया गया, मानिक साहा। मानिक साहा उनके चीफ मिनिस्टर है। यह भी एक डाटा याद रखना है, छोटा सा डाटा है, तो क्योंकि मुख्यमंत्री और पूर्वी भारत पर हम लोग ध्यान नहीं देते। अगला हमारा है सैटेलाइट मेगा ट्रॉपिक्स 1 या MT1। तो यह जो है इसको लेकर न्यूज में था। इसे क्या हुआ कि मेगा ट्रॉपिक्स जो है
इसरो और फ्रांस के सहयोग से, फ्रांस की स्पेस एजेंसी है CNES के साथ मिलकर क्या हुआ था कि 12 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया था। यह उपग्रह को, इस सैटेलाइट को 2012 अक्टूबर 2011 में लॉन्च किया गया था। एक पहला स्टेटमेंट। अब यह सैटेलाइट 2021 से कार्य करना बंद कर दिया है। दूसरा, अब यह आपको सैटेलाइट ऐसा था कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वातावरण में जल चक्र के अध्ययन के लिए उपग्रह बनाया गया था कि उष्णकटिबंधीय वातावरण में जल चक्रों का क्या कंडीशन है, समुद्री जानकारी भी से लिया जा रहा था। अब क्या हुआ है कि पृथ्वी के तट लाने के लिए, प्रशांत महासागर में गिराने के लिए इसरो क्या कर रही है कि नए पहल कर रही है, और यह सक्सेस हो जाएगा तो एक और अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और भारत का छलांग लग जाएगा। तो ये आपका इतना न्यूज था आज मेरे दृष्टिकोण से। यह 3 और 4 टोटल जो न्यूज है, छोटा छोटा आपके लिए उपयोगी था। और अब यह आपका कंप्लीट हो गया है, तो लास्ट में यही कहूंगा कि आप वीडियो को कंटिन्यू देखें और अपने जो भी लोग हैं उसमें शेयर कर दें, लाइक और सब्सक्राइब करें। और साथ में मैं यह भी कहूंगा कि आप सुझाव भी दें, और कुछ और की जरूरत है और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव दे सकते हैं। मैं उसी रास्ते पर फिर आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि कल आपकी होली है, आज से ही होली का शुरुआत है, तो आप हर्षोल्लास के साथ संपूर्ण भारतवासी खुशी पूर्वक मिलजुल कर प्यार से, भाईचारा के साथ, सम्मान के साथ, माँ बहनों के प्रतिष्ठा को ध्यान रखते हुए होली को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और सारथी परिवार अपने टीम के साथ, सारथी फॉर सिविल सर्विसेज दिल्ली, पूरे संपूर्ण देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा है, बधाई दे रहा है कि आने वाला जीवन में आपका नया हर्षोल्लास के साथ नया सवेरा हो और आप अपने लक्ष्य को क्या करें, अचीव करने का काम करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।